कैसे आपकी प्यार की शुरुआत हुई? हमारी सर बात होती थी। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। ये दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी। ये खुश होते थे, मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ। मैं खुश होती थी, मैं भारत देख रही हूँ। देख नजारा मौसम का, ये मन को कितना भा। दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक फौजी बोलता है में आपका स्वागत है। देश के मीडिया को देखा आपने? सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सुबह से लेकर शाम तक सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। टमाटर 200 रुपया किलो पहुंच गया, जीरा जाकर 800 रुपया किलो पहुंच गया, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन देश का मीडिया सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सुबह से लेकर शाम तक। सीमा हैदर क्या खाती हैं, सीमा हैदर क्या पीती हैं, सीमा हैदर कहां जाती हैं, सीमा हैदर सचिन के संपर्क में कैसे आई। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही ड्रामा मीडिया के अंदर चल रहा है। लेकिन आपको हमको क्या चाहिए? हमें तो महंगाई पे चर्चा चाहिए ना। आसमान छूती महंगाई, उसे निजात चाहिए, लेकिन मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उस पर चर्चा करेंगे तो मोदी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, और सवाल पूछा जाएगा तो फोन आ जाएगा। लेकिन सीमा हैदर चल रही है, पिछले 15-20 दिनों से यही देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने मीडिया से यह सुना या मीडिया को यह सवाल पूछते हुए देखा कि देश की खुफिया एजेंसियां नाकाम क्यों थीं? फौजी ये जानना चाहता है, फौजी ये पूछता है कि सरहद पर कौन वो तैनात था, किसने अपनी ड्यूटी नहीं की, जो पाकिस्तान की एक लेडी अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। क्या पता नहीं होना चाहिए किसकी चूक है? और अगर एक अकेली सीमा हैदर आ गई तो क्या और कई सीमा हैदर नहीं होगी? क्या पाकिस्तान के दूसरे खुफिया जासूस दिल्ली एनसीआर में मौजूद नहीं होंगे? सरकार से पूछना चाहिए ना। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है सुरक्षा देश की सीमाओं की। उनसे पूछना चाहिए कि नेपाल सीमा पर, नेपाल बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर किसको आपने तैनात करके रखा था? और क्या वाकई में आधार कार्ड बनाना इतना आसान है कि कोई भारत का आधार कार्ड बना के भारत में घुस जाए? सीमा हैदर सुबह से शाम तक तमाम बड़े चैनल सीमा हैदर लगा के बैठे हैं। इसमें बात होनी चाहिए कि क्या वाकई में देश की सीमाएं इतनी असुरक्षित हैं कि कोई एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर घुस आए? ऐसे तो कोई भी मानव बम बनकर नेपाल के जरिए भारत में घुस आएगा, फिर आप क्या करेंगे? दिल्ली एनसीआर में उसका पहुंचना मई महीने में वो आती है, जुलाई में जाकर अगर देश की खुफिया एजेंसियों को पता चलता है, वो भी तब जब वो अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जाती है। अभी तक कहां सो रहे थे आप? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, जिसको लेकर मीडिया साइडलाइन कर देता है। महंगाई के सवाल पे चुप्पी रहती है। बाजार में जाइए, आप एक बार पता करिए क्या हालात चल रहे हैं। आम आदमी जो 500-1000 रुपये दिन का कमाता है, उसके बस का नहीं है। 40 रुपये तक किलो आटा पहुंच चुका है। तमाम सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। अगर कहें कि बारिश के कारण हुई है, तो लेकिन सब्जियों के साथ साथ दूसरी चीजें भी तो महंगी हैं। उनका तो सीजन से कोई लेना देना नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल कि एक सीमा हैदर के पीछे अगर आप पड़े हैं तो सवाल बेसिक पूछिए ना। सीमा हैदर क्या खाती है, सीमा हैदर क्या पहनती है, सीमा हैदर कैसे चलती है, सीमा हैदर कहां कहां जाती है? यह पूछिए कि सीमा हैदर अगर भारत पहुंची तो सुरक्षा में चूक कैसे हुई? वो तो आप पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो पूछेंगे तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री निशाने पे आ जाएंगे, और उससे आप बचना चाहते हैं। तो आज इसी को लेकर हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि क्या एक सीमा हैदर या फिर अनेक सीमा हैदर नेपाल के जरिए भारत पहुंच चुकी हैं, और क्या देश की खुफिया एजेंसियां दिन रात सोती रहती हैं, जो उन्हें भनक नहीं लगती, चाहे रोहिंग्या आ जाए, चाहे बांग्लादेशी मुसलमान आ जाएं, या फिर सीमा हैदर आ जाए? चलिए चलते हैं उनके पास, उनसे चीजों को समझते हैं। कुछ आंख खोलने वाले खुलासे आज होने वाले हैं। पाकिस्तान से एक महिला दिल्ली एनसीआर में पहुंची है, सीमा हैदर नाम है, उसको लेकर चर्चा बहुत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि कर्नल टीपी त्यागी सर भी
नजर बनाए हुए होंगे कि आखिरकार ये महिला आई कैसे। तमाम जो मीडिया सर उसको लेकर पिछले 15 दिन से पागल दिखाई पड़ रहा है। उस हर कवरेज उसकी की जा रही है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है सर, वो नहीं कोई पूछ रहा है कि आखिरकार सीमा हैदर भारत आई कैसे। क्या भारत की सीमाएं इतनी असुरक्षित हैं कि कोई भी पाकिस्तान की महिला 4 बच्चों को लेकर या अकेले भारत की सीमा में दाखिल होकर दिल्ली एनसीआर पहुंच जाए, मई महीने से आके मई निकल जाए, जून निकल जाए, जुलाई में आकर पता चले? क्या वाकई में देश की सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं? देश की खुफिया एजेंसियां सो रही थी? देखिए, जब रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो क्या देश की सुरक्षा एजेंसी सो रही थी? वो रोहिंग्या मुसलमान आए तो आए, वो कलकत्ता को छोड़ के वो जाके हरिद्वार और जम्मू में बसे। क्या उस समय देश की सुरक्षा एजेंसी सो रही थी? जो बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में आए, क्या उस समय सो रही थी? दरअसल में सुरक्षा एजेंसियां उस समय कमजोर पड़ जाती हैं जब कुछ राजनीतिक पार्टियां इस किस्म की घुसपैठ को संरक्षण देने लगते हैं। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान का बॉर्डर पोरस तो है ही, और तीसरी बात, किसी एक आध लेडी जो अपने 4 बच्चों के साथ आ रही है उसके ऊपर सुरक्षा एजेंसी इतनी पैनी नजर भी नहीं रख सकती, क्योंकि हमारा काम बेसिकली आम लोगों को या जो लोग यहाँ पे इंस्टेबिलिटी फैलाने आए उनके ऊपर नजर रखने का होता है। खैर, आपने जो एक बात कही कि 15 दिन से मीडिया पागल है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंटेलिजेंट बात आपने कही है। शायद हमारे मीडिया में सेंस ऑफ प्रोपोर्शंस नहीं है। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि एक लेडी जो संदिग्ध है, पहले दिन पता लग गया उसके कंडक्ट से भी, उसकी हिस्ट्री से भी, ये जानकर भी कि उसके पास कितने पासपोर्ट हैं, कितने उसके पास आधार कार्ड है, ये जानकर कि वो दुबई में डांस करती रही है या नेपाल में होटल में रही है या पहली शादी को छोड़ दिया है या मकान बेचा है, मकान उसके नाम में नहीं है, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर उसकी संदिग्धता दिखाई दी। जब संदिग्धता दिखाई दी तो फिर 15 दिन तक जो पूरा हिंदुस्तान का टेलीविजन चैनल उस पर लगे रहे। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप इतनी टेलीविजन के ऊपर उसकी मीडिया ट्रायल करके क्या साबित करेंगे कि वो एक संदिग्ध है? वो तो पहले दिन साबित हो गया था। क्या साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान की है? वो तो है ही, खुद ही कह रही है। क्या साबित करेंगे वो गुनाहगार है? वो तो खुद ही कह रही है कि मैं गुनाहगार हूँ और मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो साबित क्या करेंगे? साबित करेंगे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अगर पाकिस्तान का हाथ है तो क्या पाकिस्तान का हाथ उरई में नहीं था, पुलवामा में नहीं था, मुंबई में नहीं था? वो 50 में साबित हो चुका है। इस साबित करने से आपको क्या मिलेगा? यानी कि आपने अपनी स्पेस का अननेसेसरली एक इनसिग्निफिकेंट लेडी के ऊपर दिया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। और अब जी तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। छोटा सा सवाल जो समझना चाहता हूं, मुझे पता है समय आपके पास बहुत कमेंट की जाएगी सर। एक छोटा सा सवाल, अगर एक सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर आ सकती है, तो जिस प्रकार से हम इतिहास में देख चुके हैं कि महिलाएं भी इस्तेमाल होती हैं, चाहे आतंकी घटना, चाहे जासूसी के लिए, चाहे हनी ट्रैप के लिए, तो कई सीमा हैदर दिल्ली एनसीआर में मौजूद हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जमाना चला गया जब पैसे के लिए जासूसों को भेजा जाता था। अब डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, किसी को जोड़ा जाता है, जब वो हट जाता है तो फिर उससे कांटेक्ट किया जाता है। व्हाट्सएप के ऊपर उससे एक बॉन्ड एस्टेब्लिश किया जाता है। जब बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाए तो पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स साझा की जाती हैं। फिर उसके बाद में ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू होता है। नाउ दिस इज कॉल्ड हनी ट्रैपिंग। और ये हनी ट्रैपिंग के मामला जो है ये पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, और हो सकता है इस वक्त एनसीआर में बहुत सारे हों, क्योंकि सीमा ने खुद कहा है कि उसमें मैंने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यानी ये पॉसिबल है। और ऐसे में आवश्यकता एक काउंटर डी रेडिकलाइजेशन की है। अक्सर हम लोग ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि साहब इनको तो रेडिकलाइज कर दिया है।
अरे अगर रेडिकलाइज किया है सोशल मीडिया के ऊपर, तो 140 करोड़ के हिंदुस्तान में सोशल मीडिया की महारत रखने वाले बड़े लोग हैं, वो डी रेडिकलाइजेशन करने की काम क्यों नहीं प्रारंभ करते? तो ये पॉसिबल है कि एनसीआर में ऐसे लोग हों और उनके खिलाफ डी रेडिकलाइजेशन का काम शुरू किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन उसके बाद भी आपने आज मेरे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद। कर्नल टीपी त्यागी, वीर चंद्रा। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।